जय हिंद दोस्तों। हमारे साइंस क्वेश्चंस के डिस्कशन वीडियो में आइए आपका स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि पौधे में जो होती है ऑक्सीन हार्मोन्स के संचार के कारण ही प्रकाश की ओर क्या होता है, ये झुक जाता है। साथ ही साथ ये पौधा को क्या करता है कि गिरने से बचाता है। और ये जो ऑक्सीन हार्मोन होता है वह मतलब पौधा को वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं। आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है। पौधा को जो वृद्धि करता है काफ़ी तेज़ी से, उसको मतलब कंट्रोल करने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो मतलब जो खरपतवार वगैरह होते हैं उनको नाश करने में ये ऑक्सीन हार्मोन्स ही काम करते हैं। जबकि ये ऐसा ऐसा ऑक्सीन हार्मोन है जो कि क्या होता है, पौधा के वो ऊपरी हिस्सा में यह पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके अलावा अन्य जो पौधे के हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। जैसे कि याद रखिएगा, एक ट्राउमैटिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? ट्राउमैटिन हार्मोन होता है, याद रखिएगा। तो वह क्या करता है, पौधा को क्या होता है, घाव को भरने का कार्य करता है। यानी कि जैसे आप किसी पेड़ को टंगाड़ी वगैरह से देखिए कभी काट उठ दीजिएगा तो वह कुछ समय के बाद वो क्या होता है कि बढ़ जाता है। कहीं पे जो 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 पौधा लाशा वगैरह देता है तो आपने देखा होगा कि उसमें तो वो भी कटने के बाद उसमें थोड़ा समय तक ब्लड के रूप में उसका क्या होता है, उसका लाशा अंदर से निकलता है। तो याद रखेगा, तो वह भी क्या करता है, उसको भरने का काम यही मतलब ट्राउमैटिन का ही है। और एक फ्लोरोजीन्स हार्मोन होता है, फ्लोरोजीन्स हार्मोन। और फ से ही फूल, याद रखेगा। तो पौधा के मतलब क्या करता है, वह फ्लोरोजीन्स हार्मोन यही ऑक्सीन हार्मोन के साथ संयोग करके क्या करता है, वह पौधा को फूल खिलाने में कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि फ्लोरोजेंस जो हार्मोन हो गया वो ऑक्सीन के साथ ही मिलकर क्या कहते हैं, पौधा के फूलों को खिलाने के रूप में कार्य करता है। और फूलों को क्या करता है, बड़ा करने का कार्य में मतलब वही है, फ्लोरोजेंस हार्मोन ही है। इसके अलावा एक पौधा का ऊपर याद रखेगा एक ऐसा हार्मोन जो कि क्या कहता है, वह प्रकृति में पाया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग एथिलीन हार्मोन। याद रखेगा, उसका फॉर्मूला होता है एथिलीन का C2H4 होता है। तो यह एक ऐसा हार्मोन है, क्या करता है, जो कि पेड़ के ऊपर जो फल पकते मतलब जो कच्चा रहता है उसको क्या करता है, उसको पकाने का कार्य करता है। देखिए कच्चा मतलब जो आम होता है वो बाद में पक जाता है, तो यही एथिलीन हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। लेकिन जब उसी कच्चा फल को अगर हम समय रहते उसको पकने से जस्ट पहले ही यानी कि थोड़ा सा उसमें लग गया रहता है, उसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तोड़ करके उसको क्या करते हैं कि एसिटिलीन गैस, याद रखेगा एसिटिलीन गैस, या फिर इसको एथिलीन गैस भी कहते हैं। तो C2H2 ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये होता है उसको कृत्रिम रूप से पकाने का, जिसको हम लोग आम शॉर्टकट के भाषा में क्या कहते हैं कि कार्बाइड में रख दो या आम पक जाएगा। तो यही गैस है C2H2। याद रखेगा, इसमें कैसा ट्रिपल बंधन इसमें मतलब पाया जाता है। ट्रिपल बंधन इसमें होता है, जो क्योंकि यह एल्काइन ग्रुप का यह समूह है। एल्काइन की अगर बात करेंगे तो एल्काइन का उसी तरह से सूत्र होता है। चलिए अब आपको तीनों के बारे में इसमें आपको हम बता देते हैं। एक होता है एल्केन होता है, एल्केन का याद रखेगा उसका सूत्र क्या होता है कि CN होता है, CnH2n और +2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का दुगना से 2 अधिक हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें प्रसंकरण की बात करेंगे तो याद रखेगा इसमें sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। उसी तरह से अब बात करते हैं दूसरा वाला, तो इसको एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का इसमें सूत्र होता है कि CnH2n होता है, यही फॉर्मूला होता है। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या व कार्बन की संख्या के लगभग दुगनी ही होती है, तो ये एल्कीन होता है। और इसी एल्कीन का ही, और इसमें याद रखेगा इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बंधन रहता है। और साथ ही साथ इसमें अगर बात करेंगे तो प्रसंकरण का, तो इसमें sp2 प्रसंकरण पाया जाता है। और इसी ग्रुप का, ये एल्कीन ग्रुप का ही ये हमने आपको बताया था एथिलीन होता है। क्योंकि कार्बन को आपकी रखिए 2, यहाँ पे एन क्या है, कार्बन की संख्या को बताता है। तो कार्बन के यहाँ पे हम 2 रख दिए और हाइड्रोजन की जगह पे दुगुना कर दिया गया, यानी कि 2 गुने 2, यानी कि 2 2 4, यानी कि यही हो गया आपका एथिलीन मतलब एथीन गैस, यानी कि जो आपको क्या फलों को पकाने में कार्य किया है, याद रखना है। उसी तरह से हमने आपको एथाइन एक होता है, तो एल्केन एल्किन और अब एल्काइन, एल्काइन वाला में होता है उसका फॉर्मूला 2 घट जाता है, यानी कि CnH2n -2 हो गया। तो ये जो -2 हो गया यह एल्काइन ग्रुप का होता है। और इसी में आपको ट्रिपल बॉन्डन इसमें देखने को मिलता है। और इसमें प्रसंकरण की बात करेंगे तो सिर्फ sp इसमें प्रसंकरण देखने को मिलता है। उसी तरह से हीरा में sp3 प्रसंकरण होता है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 प्रसंकरण पाई जाती है। तो और इसके अलावा आप जान लीजिएगा इसका एक जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है, जो पौधा को क्या करता है, जो बौने पौधा को लंबा करने में जिब्रेलिन्स हार्मोन कार्य करता है, याद रखना है। और एक एब्सेसिक हार्मोन होता है, जो एक्सेप्सिक हार्मोन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको वृद्धि रोधक कहा जाता है। यानी कि वो पौधा को क्या करता है कि बढ़ने ही नहीं देता है, एब्सेसिक एसिड। तो इस तरह से आपको पौधे के कुछ हार्मोन्स है जो हमने आपको बताया कि ऑक्सीन हार्मोन या पौधा को क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ने से उसको कंट्रोल करता है, खरपतवार वगैरह। दूसरा जिब्रेलिन्स हार्मोन जो कि क्या करता है कि उसको पौधा को लंबा करता है, लंबा को यानी
नाटा पौधा को लंबा करता है, ट्राउमेटिन घाव भरता है, और एक साइटोकाइनिन होता है जो कि पौधा का सेल डिवीजन करता है, पौधा का विकास में मदद करता है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया। और ऐसे पौधे की आयु ज्ञात की जाती है उसके तना के वलयों की संख्या को गिन करके उसका ज्ञात किया जाता है। जबकि पौधा अगर मतलब गिर के सड़ गया तो एक जीव के अंश बन जाता है, यानी कि जीवाश्म बन जाता है, उसका कार्बन 40 के द्वारा ज्ञात किया जाता है, याद रखेगा। जबकि पहाड़, पर्वत, चट्टान वगैरह ये सब क्या है, यूरेनियम 235 से उसका प्रयोग करके उसका समस्थानिक जो होता है एक तरह का, उससे उसका आयु ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कवक की क्या होती है कोशिका भित्ति, किसकी बनी हुई होती है? तो काइटिन की बनी हुई होती है। अब बात करते हैं कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा आपको माइकोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। अब बात यहाँ करते हैं कवक का। कवक होता क्या है, तो कवक अपना खुद से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, यह दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो याद रखिएगा कवक, और एक होता है कि शैवाल। तो कवक और शैवाल, शैवाल का क्या होता है कि कवक और शैवाल को लाइकेन कहा जाता है। जबकि दोनों जब मिलता है तो लाइकेन का निर्माण होता है। वही लाइकेन अगर वायुमंडल का सूचक होता है, या जहाँ पे लाइकेन का अगर पौधा नहीं उग रहा है तो समझिए कि वहाँ पे क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषण सबसे ज़्यादा मात्रा में है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति। तो याद रखना है कि कोशिका जो भित्ति यानी कि इसको बाहर का दीवार कहते हैं। तो याद रखिएगा ये कोशिका भित्ति सिर्फ क्या होता है, पेड़ पौधों वगैरह में भी देखने को मिलते हैं उसके सेल में, यानी कि पादप पौधे में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि मतलब जो होते हैं, जो एनिमल, जो प्लांट हो, एनिमल्स होते हैं सेल्स, यानी कि मनुष्य वाला ये वाला चीज़ में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जबकि पौधा का जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज का बना हुआ रहता है। जबकि अब बात करेंगे कवक में, तो कवक के अंदर, हालांकि कवक का प्रयोग डबल रोटी ईस्ट में प्रयोग किया जाता है इस तरह का, और इसका बहुत ज़्यादा जगह जगह पर उपयोग है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो कवक के भीतर में भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो याद रखना इसको ग्लाइकोजन के रूप में अपना ये भोजन क्या कर रहता है, सुरक्षित रहता है। उसी तरह से मनुष्य अपना भोजन किस रूप में संचित करके रखता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में ही रहता है, जो कि कहाँ पे, लीवर में रहता है, जो कि बी अल्फा सेल से ग्लूकागोन वापस उसको ग्लूकोज में बदलता है, जो हमें शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देती है। उसी तरह से शैवाल अपना भोजन किस रूप में रहती है, तो सेलुलोज के रूप में अपना भोजन संचित करके रखती है। तो इस तरह से आप बस यही याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में यानी कि पेड़ पौधा वाला में पाया जाता है। जबकि इसमें भी कोशिका झिल्ली होती है, और मनुष्य और यानी एनिमल सेल्स में भी कोशिका झिल्ली होता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि गुणसूत्र में क्या होता है कि क्रोमोटाइड्स वाला में, क्रोमाटाइड्स में क्या होता है, यह देखिए क्रोमेटाइड्स में जिस बिंदु पर ये संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो सेंट्रोमियर कहा जाता है, याद रखेगा। और गुणसूत्र के संख्या के आधार पर ही क्या हो जाता है, किसी भी जीव जंतु का निर्धारण हो जाता है कि अगर उसमें कितने सारे गुणसूत्र है उससे पता चल जाता है कि वह जीव कौन सा है। अब मनुष्य है तो उसमें हमेशा आपको क्या होगा कि 46 ही मिलेंगे उसमें गुणसूत्र का, तो उससे क्या हो जाता है, मनुष्य का संयुक्त होता है। उसी तरह से अगर कबूतर की बात करेंगे तो 80 होता है, तो 80 से उसे पता चल जाता है कि वह एक कबूतर की प्रजाति है। तो ये गुणसूत्र उसके थी को बता देती है। अब बात कर लेते हैं कि गुणसूत्र किसमें कितना होती है। तो याद रखेगा जो थी बैक्टीरिया होता है उसमें गुणसूत्र कितना होती है, 1 होती है। उसी तरह से एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस में कितने होता है, तो 2 गुणसूत्र होता है। उसी तरह से अगर मतलब हम लोग मच्छर की बात करेंगे तो मच्छर में याद रखेगा म से 6, मच्छर 6 से आ रहा है, और 6 इसमें भी होता है, तो मच्छर में 6 होता है। जबकि मक्खी में कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि प्याज में कितना होता है, तो प्याज में याद रखिएगा प्याज में कितना होता है कि 16 होता है, प्याज में कितना होता है, 16 होता है। जबकि मटर में 14 होता है, तो मटर में 14 हो गया और प्याज में 16 हो गया। और आपको याद रखना है कि मक्का में कितना होता है गुणसूत्र, तो 20 होता है, मक्का में 20 होता है। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं टमाटर में कितना होता है, तो टमाटर में 24 होता है, टमाटर में कितना होता है, तो 24 होता है। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि चूहा में कितना होता है, तो चूहा में याद रखेगा कि 40 होता है, जिसको माउस कहते हैं अंग्रेजी में, माउस, तो उसमें 40 होता है। जबकि एक और चूहा होता है जिसको अंग्रेजी में रैट कहते हैं, तो रैट वाला में कितना होता है, तो 42 होता है। और गेहूं में कितना होता है, वो भी 42 ही होता है गेहूं में, याद रखना है आपको। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो मनुष्य में कितना होता है, तो मनुष्य में आपका 46 होता है, यानी कि जिसको 23 जोड़ा के रूप में हम लोग कहते हैं, याद रखना है। ये टोटल गुणसूत्र बता रहा है, जबकि अगर उसको जोड़ा के रूप में करेंगे तो उसको आधा हो जाता है, तो ये मनुष्य में 46 हो जाता है। उसी तरह से तंबाकू हो गया, चिपैंजी हो गया, और तंबाकू और आलू, याद रखेगा उसमें कितना होता है, तो
48 होता है। तो तंबाकू हो, चिंपैंजी हो और मनुष्य हो तो उसमें 48 गुणसूत्रों की संख्या होती है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि घोड़ा में कितना होता है, तो घोड़ा में याद रखिएगा 64 गुणसूत्र होता है। और घोड़ा के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एथी का, कुत्ता का, तो कुत्ता में 78 होता है। कितना होता है? कुत्ता में 78 होता है। और उसके अलावा ये जो कबूतर होता है, कबूतर में कितना होता है? तो 80 होता है। अब बात होता है कि सबसे अधिक किस में होता है, तो एक टेरिडोफाइटास होता है। टेरिडोफाइटास में कितना होते हैं, तो याद रखिएगा उसमें 1300 से लेकर लगभग 1600 से 1600 इसमें गुणसूत्र पाई जाती है। उसी तरह से एक नींबू में 18 और 36 भी पाई जाती है, उसमें दोनों तरह के देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपको हमने गुणसूत्र की संख्या उसमें हम बता दिए। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि जिस ये बिंदु पर संलग्न होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि यांत्रिक ऊर्जा में होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जोगफल को ही क्या कहा जाता है? जोगफल को ही क्या कहा जाता है? तो उसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। और अब बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। उसी तरह से अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh होता है। तो याद रखना ये mgh होता है, यानी कि m मतलब मास हो गया, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण हो गया, h क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। और गतिज ऊर्जा में m क्या मास हो गया और v क्या हो गया? उसका वेग हो गया। तो याद रखना है आपको ये चीज़ है। और गतिज ऊर्जा याद रखना है कि गतिज ऊर्जा में जो हो गया कि इसका फॉर्मूला 1/2 mv²। तो v क्या हो जाता है? यहाँ का स्क्वायर हो जाता है। तो कहता है कि किसी वस्तु का अगर वेग को दुगना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। और अगर उसके वेग को हम लोग आधा कर देते हैं तो उसका आधा का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाती है। और एक गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में एक संबंध होता है। तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है संवेग का स्क्वायर। पी मतलब संकेत को हम लोग दिखाते हैं, संवेग का स्क्वायर बता 2m होता है। यही आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो गया कि अगर हम संवेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा दुगना हो जाएगा। और 3 गुना संवेग को करेंगे तो वह कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 3 का 9, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। और 4 गुना करेंगे तो 16 गुना हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो यहाँ पर याद रखना है ये दोनों के बीच क्या है? समानुपाती को दर्शा रहा है, यानी कि संवेग बढ़ेगा, इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। संवेग घटेगा तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा भी घटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये स्क्वायर के रूप में है। तो ये आपका फॉर्मूला इसमें होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि ध्वनि निर्वात से मतलब माध्यम से गुजर नहीं सकती है। क्यों नहीं गुजर सकती है? क्योंकि याद रखना एक चीज़ ये इसको मतलब गमन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, या तो ठोस चाहिए, द्रव चाहिए, नहीं तो गैस चाहिए। और ये जबकि निर्वात में क्या हो जाती है? कोई तरह की गैस नहीं रहती, इसलिए यहाँ पे मतलब इसमें गमन नहीं कर सकता। यहाँ पे ध्वनि का यहाँ पर कितना हो जाता है? 0 किलोमीटर ही मान लीजिएगा, इसका कोई चाल होता ही नहीं है। अब बात करते हैं कि ध्वनि का चाल किस पर निर्भर करती है। तो याद रखना है कि घनत्व यानी कि उसका डेंसिटी घनत्व पर निर्भर करता है, साथ ही साथ प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ये दोनों पर इसका निर्भर करता है। ध्वनि में याद रखना है कि ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है। याद रखना है कि उसमें ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है। इस और जबकि ध्रुवन की इसमें घटना नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण ये सभी घटनाएं इसमें पाई जाती है। और जबकि प्रकाश में ध्रुवन की घटना पाई जाती है। इसीलिए क्या होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग क्यों है? क्योंकि जो ध्वनि गमन करती है वह सघन और विरल के रूप में गमन करती है। याद रखना है सघन और विरल के रूप में। तो ये हो गया आपका सघन वाला क्षेत्र और ये हो गया विरल के रूप में। और ये क्षैतिज दिशा में गमन करती है, उदग्र में नहीं। इसलिए इसके जो कंपन करने की जो दिशा होती है वह क्षैतिज होती है, इसलिए इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उसी तरह से जब प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है, श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है, इसीलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये हो गया उसका श्रृंग हो गया और नीचे वाला गर्त हो गया, याद रखेगा। उसी तरह से दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक एंगस्ट्रम होता है, और जबकि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर ये होता है एंगस्ट्रम बराबर होता है। उसी तरह से ये यानी कि परमाणु का आकार भी होता है 10⁻⁻10 मीटर, और जबकि नाभिक का आकार कहेगा तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। याद रखिए ये नाभिक हो गया, क्योंकि ये बड़ा डिजिट में है, चूंकि माइनस में दर्शाता है तो सबसे कम होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें ध्वनि के लिए क्या चाहिए? उसके घनत्व है। अब सबसे अधिक घनत्व के जिसका ज़्यादा घनत्व होगा उसमें ध्वनि का चाल ज़्यादा होगा, जिसमें कम, और जिसका घनत्व घटते जाएगा यानी कि ठोस से कम, द्रव से कम, गैस में, यानी कि ये होगा ध्वनि का चाल को देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ध्वनि
ध्वनि की चाल किस किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा ध्वनि का मतलब जो है प्रेशर यानी कि दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कितना भी हम दाब बढ़ा लेंगे ध्वनि के चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर इसके पैथी पर पड़ता है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाते हैं तो पॉइंट याद रखिएगा 61 मीटर प्रति सेकेंड, इतना चाल इसका कहा जाता है बढ़ जाती है। यानी कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल बढ़ता है और ताप घटाने पर ध्वनि का चाल घट जाती है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं आर्द्रता के ऊपर, याद रखिएगा तो आर्द्रता के ऊपर बात करेंगे तो आर्द्रता क्या होती है, बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ जाती है, जबकि आर्द्रता घटने पर ध्वनि का चाल घट जाता है। ये आपको कुछ ही कुछ क्वेश्चन याद रखना है। और हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, जिस दिशा में मतलब यथी ध्वनि चल रही है उस दिशा में अगर हवा की चाल अगर चलेगी, याद रखिएगा तो उसमें क्या होगा कि ध्वनि का चाल, उसमें क्या हो जाएगा, ध्वनि का चाल बढ़ जाती है, क्योंकि उसके साथ साथ वह भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, तो याद रखिएगा 260 ही मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी तरह से सबसे अधिक चाल माना जाता है किस में होता है, तो याद रखिएगा ऐसे तो इस्पात में होता है, लेकिन एल्युमिनियम में बात करेंगे तो 6420 जो होता है कि एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल होता है, जबकि 5130 किस में होता है, तो लोहा में होता है। तो यही चीज़ याद रखना है कि ध्वनि में एक सिर्फ ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है, और बाकी यह ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। और बाकी आपको ध्वनि को याद रखना है कि ये जो है इसको गमन कर लिए कोई ना कोई माध्यम ही चाहिए। और याद रखिएगा ध्वनि जब मतलब यहाँ से परावर्तन होकर सतह में स्पष्ट सुनाई देने के लिए हमें, यानी कि परावर्तन होने के लिए कितना मीटर की दूरी चाहिए, तो याद रखिएगा 17 मीटर की हमें परावर्तन ध्वनि सुनने को चाहिए। उसी तरह से ये ध्वनि भी मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका चाल का इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखने का ये होता है कि ध्वनि, ये अभिलंब किरण, और ये हो गया समतल तय से आपतित किरण, और ये होता है यानी कि आपतन ध्वनि, और ये परावर्तन ध्वनि और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसमें भी जिस तरह से प्रकाश होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, उसी तरह से ध्वनि और प्रकाश दोनों में सेम गुण देखने को मिलता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कार्बन 12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो परमाणु की अगर बात करेगा तो इतने होते हैं, 6.60 गुने 10⁻23 होता है। कभी कभी यहाँ पे आपको 22 भी देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। तो याद रखना है कि इसको वैसे में, और 6.023 क्योंकि 2 के बाद 3 होता है, और गुने 10 पावर यानी कि यहाँ पे 23 हो गया, ऊपर में भी 23 होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह से क्योंकि और इसका याद रखेगा जो 1 मोल ये निकलता है, इसको क्या कहा जाता है, एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। उसी तरह से अगर लीटर में बात करेंगे तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर 22.4 लीटर होता है। तो लीटर में 22.4, और संख्या के आधार पर अगर बात करेंगे तो 6.023 गुने 10⁻23 होता है। उसी तरह से अब ये है कि कार्बन है, तो याद रखना है कार्बन ये 12 हो गया और एक कार्बन 14 होता है। तो ये समस्थानिक होता है दोनों, और दोनों को ऐसी करके क्या हो, जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है अनुपात को निकाल करके। अब कार्बन की अगर बात आ गया है तो कार्बन का परमाणु संख्या इसका याद रखिएगा 6 होता है, और इसके 72 कक्षा में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। याद रखिएगा ये कितना होती है, 4 होती है। और प्रकृति में सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में कार्बनिक ही पदार्थ है, कार्बनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को ही से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, जिससे सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग होता है। बात कर लेते हैं कि ये कार्बन का, तो कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं, एक हीरा होता है, याद रखना है कि एक हीरा होता है, और दूसरा क्या होता है कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट होता है। तो आपको याद रखना है कि हीरा में कैसा हम बताया था आपको कि इसमें sp3 पर संकलन पाया जाती है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 पाया जाता है। उसी तरह से हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और इसका क्रांतिक कोण हीरा का कितना होता है, तो याद रखना है कि यहाँ पे कहा बोला 2.42, जबकि क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। याद रखना 24 डिग्री 4 मिनट इसका क्रांतिक कोण होता है। उसी तरह से अगर, और जबकि हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसमें इसी इलेक्ट्रॉन प्रवाह मतलब नहीं होती है, जबकि हीरा अपना हीरा का खुद रंगहीन होता है, यानी कि इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह 7 रंग का जो प्रकाश होता है, दृश्य किरण, उसके रंगों के क्या होती है, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा हीरा में कैसा होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि कई बार जब परावर्तन होती है तो उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसके कारण यह हीरा चमकता है। तो इसलिए इसमें जो मतलब वह उसी कारण चमकता है, तो यह रंगीन दिखाई देता है। जबकि इस पर रेडियम का, याद रखिएगा जब रेडियम से एक्सरे किरण निकलती है और इस पर हीरा पे पड़ती है, तो याद रखना कि जब
हीरा पे पड़ता है तो उस पर कैसा रंग से प्रदर्शित करता है, तो हरा रंग का प्रदर्शित करते हैं। आज उसी तरह से काला हीरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोट कहते हैं। उसका प्रयोग कांच वगैरह को काटने में किया जाता है। तो याद रखिएगा ये इसका मतलब होता है। जबकि हीरा की अगर बात करेंगे, यह आकृति कैसा होता है, तो याद रखना है कि हीरा की जो आकृति होता है वह चतुष्फलकीय होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा टेट्राहेड्रल के नाम से जाना जाता है। यही इसका हीरा की आकृति होता है, जिसको चतुष्फलकीय हम लोग कहते हैं, यानी कि टेट्राहेड्रल होता है। जबकि ग्रेफाइट का कितना होता है, तो हेक्सागोनल होता है, यानी कि इसमें षष्ठकोणीय होता है। तो ये षष्ठकोणीय इसका मतलब होता है ग्रेफाइट का। जबकि ये हीरा कुचालक है, जबकि ये क्या है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। सुचालक जो होता है यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और यह अपवाद में है ग्रेफाइट, जो कि अधातु होती है, भी इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। और इसका क्या कहा जाए, स्नेहक के प्रयोग में किया जाता है। स्नेहक मतलब ग्रीस में, जहाँ पे घर्षण रहित तेल की आवश्यकता पड़ती है, तो तेल के जगह पर क्या किया जाता है, ये ग्रीस लगा दिया जाता है। तो ये यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो चलिए हमने आपको कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ था हमने आपको बता दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका मतलब उपयोग पेय जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। याद रखिएगा ये इसका फार्मूला होता है, यानी कि एक बार इसको क्या किया जाता है कि ब्रैकेट में लेकर दो तरीका से इसमें फार्मूला लिखा जाता है, CaO और ये Cl, और बाहर में दे दिया जाता है फिर Cl, यानी कि एक क्लोरीन बाहर निकाल देते हैं। इसको क्या कहा जाता है, फार्मूला को याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। और इस तरह से आप दूसरा तरीका से अगर आप लिखना चाहिएगा तो इसको क्या कर सकते हैं कि आप उसको क्लोरीन को अंदर ले लिया, यानी कि Ca यानी कि कैल्शियम हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया एक, और उसी तरह से ये क्लोरीन को दो कर दिए, तो CaOCl2 इस रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है, और ब्रैकेट के रूप में भी आपको मतलब पेपर में देखने को मिल सकता है। तो ये इस तरह का प्रयोग होता है। तो याद रखना है कि ये क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने में, साथ ही साथ क्या करता है, फूलों को रंग उड़ाने में क्या किया जाता है, क्लोरीन का ही प्रयोग किया जाता है। और याद रखेगा कीटनाशक वगैरह में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। जबकि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, याद रखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, और इसका भार कितना होता है, 35.5 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उद्योग में प्रयुक्त होने वाली शक्ति की जो इकाई होती है वह क्या होती है, तो यह हॉर्स पावर होती है। याद रखना ये शक्ति का इकाई है हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर यानी कि HP, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, यानी कि वाट। वाट से ही आप पकड़ लीजिएगा कि किसका मात्रक है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। याद रखना है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो है कि काम कार्य करने की जो क्षमता को क्या कहा जाता है, कि ऊर्जा कहा जाता है। याद रखेगा कोई भी वस्तु में अगर दुनिया का हर एक चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा छिपा हुआ है। या तो उसमें अगर वह स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, अगर गति में है तो वह उसमें गतिज ऊर्जा समा हुआ है। और जबकि याद रखेगा ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, कि बदला जाता है। जिस तरह से याद रखें हमने बोलता है कि पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा का मतलब उसमें क्या है कि हवा में क्या है कि एक गति है, यानी कि पवन ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। उसी तरह से डायनेमो, जब पानी क्या करता है कि जाता है और उसको गति में उसको डायनेमो को गोल गोल घुमाता है, तो मोटर चलने से क्या होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होती है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होता है उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, बिजली होता है। तो इसलिए याद रखिएगा वहाँ भी यानी कि एक रूप से दूसरा में बदला जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग घरों में बात करते हैं ऊर्जा में, तो याद रखिए 1 किलो वाट घंटा, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, याद रखिएगा 3.6 गुने 10⁻6 होता है, इतना जूल होता है। तो जबकि ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, तो जूल। तो इतना हम लोग ये घर में देखने के मीटर में देखिएगा तो आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो मादा वाला के यानी कि फीमेल वाले को अंडप कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं। तो ये हो गया कि फूल के मादा प्रजनन भाग को याद रखेगा। और जबकि ये मतलब जो होता है कि उसको पुरुष वाला वो सब क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो याद रखेगा। और जबकि मादा वाला को क्या जननांग जयांग कहा जाता है, उसी तरह से पुमंग पुरुष वाला क्षेत्र को कहा जाता है, पुरुष वाला पंगैथी को पुमंग कहा जाता है। और जबकि याद रखेगा जब फूल जो होता है उसका एथी में कहाँ पे जाकर बनता है, तो याद रखना है कि वह जाइगोट में ही उसका फूलों का निषेचन होने के पश्चात वहाँ पे पलता फूलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि बल के समीकरण में, याद रखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बल के समीकरण में एफ में और एम ए किसके बराबर होता है। तो क्योंकि बल बराबर होता है, एफ बराबर क्या होता है कि एम ए, याद रखेगा। एम मतलब क्या हो गया, मास हो गया, और ए मतलब क्या हो गया कि ये स्मॉल ए यानी कि ये त्वरण हो गया। तो त्वरण यही होता है इसका सूत्र। अगर बात करते हैं इसका हम लोग मात्रक का ऊपर में, तो एफ मतलब मास, यानी कि इसका हो गया क्या हो गया केजी, और त्वरण का हो गया मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका होता है। उसी तरह से अगर हम लोग इसका बीमा की बात करेंगे तो याद रखेगा इसका बीमा का हो जाता है MLT-2 हो जाता है। अब ये -2 कैसे आ गया, तो यहाँ पे आप देखिए ये मास है, तो मास को हम लोग क्या करते हैं कि एम के लिए एम इसको दर्शाते हैं, ठीक हो गया। और त्वरण में क्या होता है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, याद रखेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ मीटर के लिए एल करते हैं, चूंकि यह स्क्वायर है, क्या है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या कहता है कि टी को, याद रखिएगा समय को दर्शाता है, तो टी पर -2। तो ये हो गया आपका बल का फॉर्मूला, MLT-2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्बन के अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको जानना होगा कि आखिर ये कोक होता क्या है। तो याद रखिएगा, जबकि कोयला को क्या कहा जाता है कि उसमें से काफ़ी अच्छा से उच्च मतलब दाब पर उसको क्या कहा जाता है, वाष्पशील जो भी तत्व होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, कि उसको और मतलब एक सी मतलब ऑक्सीकरण करा के, तो उससे जो बचता है वो क्या हो जाता है कोक हो जाता है। या आप बोलचाल की भाषा में आप देखिएगा कि जब कोयला को आप जलाकर कुछ यूज करने के पश्चात उसको बुता देते हैं, और बुतने पानी से उसको बुता देते हैं, फिर बाद में दोबारा उसको उपयोग में लाते हैं, तो लगभग तब तक ले क्या बन गया रहता है, तो कोक बन गया रहता है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है कि धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं उसका में, तो ये कोक यानी कि अब कोयला के ऊपर में, याद रखेगा कोयला कितने प्रकार का होता है, तो 4 तरह का कोयला होता है, याद रखेगा कोयला 4 तरह के होता है। अब बात करते हैं सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। हालांकि याद रखेगा कोयला में क्या देखा जाता है, तो उसमें कार्बन का प्रतिशत देखा जाता है। तो कार्बन की अगर अधिक प्रतिशत रहेगा तो अच्छा कोयला माना जाता है। और कार्बन ही जब जलता है तो हमें ज़्यादातर मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा देती है। तो याद रखिएगा सबसे अच्छा कोयला कौन सा कहलाता है, तो याद रखना है एंथ्रासाइट कोयला कहलाता है। इसमें लगभग मतलब कितना परसेंट होता है, तो याद रखिए 85 से 90-95% इसमें लगभग कार्बन की मात्रा। हालांकि कहीं भी एक्यूरेट किताब में आपको नहीं प्रतिशत देखने को मिलेगा, लेकिन इतना जरूर मिलेगा कि लगभग 90 से 95 के आसपास में इसका एंथ्रासाइट कोयला का मतलब इसमें कार्बन की प्रतिशत रहता है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा हो गया, आपको याद रखना है कि एंथ्रासाइट कोयला मतलब होता है। और अगर 2 नंबर पे हम लोग बात करेंगे, तो याद रखेगा 2 नंबर पे जो कोयला होते हैं उन्हें हम लोग बिटुमिनस कोयला कहते हैं। और बिटुमिनस कोयला को क्या कहा जाता है कि घरेलू कोयला भी उसको कहा जाता है, क्योंकि घर में हम लोग जो यूज करते हैं इसलिए उसको घरेलू कोयला कहते हैं। और बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला भी कहा जाता है, क्योंकि यह थोड़ा मुलायम रहता है, तो इसमें तो इसलिए उसको मुलायम कोयला कहा जाता है। जबकि तीसरे नंबर पे जो कोयला आता है, याद रखेगा वह याद रखेगा लिग्नाइट कोयला कहलाता है। कौन सा, तो लिग्नाइट कोयला कहलाता है। तो तीसरा नंबर पे ये लिग्नाइट कोयला आप याद रखेगा, इसको भूरा कोयला कहा जाता है। ये कुछ मुख्य पॉइंट आ जाता है कि लिग्नाइट कोयला को ही हम लोग भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। जबकि चौथा नंबर पे हमारा जो कोयला है, याद रखेगा वह कौन सा है, तो पीट कोयला है, जो सबसे खराब किस्म का है, जिसको निम्न कोटि का हम लोग कोयला कहते हैं। जबकि कोयला पेट्रोलियम वगैरह ये सब कहाँ पे देखने को मिलता है, तो याद रखेगा आपको जीवा मतलब औषधि चट्टान में से ये सब की प्राप्ति होती है। तो हमने आपको कुछ कोयला मतलब कोयलस के बारे में सभी हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट ये है कि एथाइन क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो याद रखेगा असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन, अब एथाइन का सूत्र क्या होता है, एथाइन यानी कि लास्ट में आइन याद रखेगा, यानी कि YNE, यानी कि आइन इसमें शब्द आ रहा है उच्चारण में, इसलिए यह किसका है ग्रुप है, तो यह तीसरा का कहने का मतलब है एल्काइन का है। जो कि एल्काइन का हमने आपको सूत्र बताया है कि उसमें -2 हो जाता है, यानी कि CnH2n -2 हो जाता है। तो याद रखिए इसमें यानी कि 2 घट जाता है, तो उसी का ही यह रूप है। और एथाइन को याद रखिएगा, एथाइन को ही क्या कहा जाता है, एसिटिलीन गैस भी कहा जाता है, एसिटिलीन। और इसमें कितना बंधन पाया जाता है, तो यह ट्रिपल बंधन, और परसंकरण में sp परसंकरण इसमें होता है, याद रखना है। तो याद रखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आते हैं, तो याद रखना है कि पहले आपको हमको बता देते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, याद रखिएगा कौन सा होता है, तो संतृप्त, या गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसमें कौन आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एल्केन आता है, एल्केन यानी कि वही, यानी कि जिसमें +2 हो जाता है, CnH2n+2। ये एल्केन ही सिर्फ संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। जबकि दूसरे नंबर में ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, याद रखेगा हमने इस क्या बोला, क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि 2 नंबर कहने का मतलब है इसमें एल्कीन, CnH2n, याद रखेगा इसको एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन मतलब -2 वाला, यानी कि CnH2n
-2। तो ये एल्कीन और एल्काइन को ही क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन ही आते हैं, क्योंकि एल्केन का ही आपने देखा होगा कि उसको पहला कार्बन वाला को मेथेन, 2 वाला को एथेन, 3 वाला को प्रोपेन, 4 वाला को ब्यूटेन, 5 वाला को पेंटेन, 6 वाला को हेक्सेन, 7 वाला को हेप्टेन, 8 वाला को ऑक्टेन, 9 वाला को नॉनेन, 10 वाला को डिकेन। तो ये इसी से ही क्या होता है कि आपको दूसरा नंबर यानी कि एल्कीन और एल्काइन में उसका नाम में परिवर्तित हो जाता है। कैसे कि प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन है, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। तो ये एक रूप से तीसरा रूप में ऐसे आसानी से वह कार्बन की संख्या को देखते हुए बदल जाता है। तो आपको याद रखना है, याद रखेगा। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, याद रखेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका कैसी पहचान है कि इसका वलयाकार के रूप में कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका मेन क्या होता है, C6H6, याद रखेगा। ये क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला है। तो सबसे अच्छा एरोमेटिक का उदाहरण में बेंजीन को माना जाता है, C6H6 होता है। और बेंजीन का अगर बात करते हैं हम लोग कि आकृति इसका कैसा होता है, तो इसका ये देखिए, यही उसका आकृति होता है। तो इसमें इस तरह से ये कुछ जगह पर बॉन्ड बना हुआ रहता है, तो याद रखेगा। तो इसमें अगर बात है, जबकि प्रत्येक जगह पे क्या होती है, कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड रहता है 3 जगह पे, और बाकी सब एथी रहता है। और प्रत्येक के साथ में क्या रहता है, हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, सब में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। तो अब इसमें हमने आपको बताया कार्बन 6, तो जोड़ लीजिए यहाँ से 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से कार्बन कितना हो गया, 6 हो गया। और प्रत्येक कोना पर 6 उसका अगर हाइड्रोजन निकाल देंगे तो कार्बन उसका क्या हो जाता है, वो भी 6 हो जाता है, हाइड्रोजन की संख्या भी 6 हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब पाई बंधन और सिग्मा बंधन कितना होता है बेंजीन में। याद रखेगा, इसमें जो होते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, याद रखेगा। जहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है वहाँ पे क्या होता है कि पाई बॉन्ड भी बनता है। तो याद रखेगा, इसमें सिग्मा की संख्या कितना हो गया, तो 12, यानी कि सिग्मा का कितना हो गया, ये सिग्मा का संकेत होता है। तो सिग्मा के बॉन्ड कितना है, तो 12 होता है। जबकि पाई बॉन्ड कितना होता है, तो पाई बॉन्ड सिर्फ 3 ही रहता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रक्त का जो है प्लाज्मा वाला घटक का जो भोजन होता है वह CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, याद रखेगा ये। जबकि ये पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा को ही कहा जाता है, जबकि 5वां अवस्था होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, याद रखेगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, जिसको -273 डिग्री सेल्सियस को ही बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। यानी कि इससे अब कम तापमान नहीं हो सकता है, जिसको परम शून्य तापमान कह दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो होता है, ये भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, मतलब ये प्लाज्मा का। और प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर में कितना % होता है, यानी कि खून में, तो याद रखिएगा ये लगभग 55 से 60% क्या होता है कि प्लाज्मा ही होता है। उसके अलावा लगभग 40 से 45% में क्या होती है, हमारा जो ब्लड देखने को मिलता है, उन ब्लड में क्या होती है कि RBC, याद रखिएगा, RBC होती है और WBC होती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल होता है, और प्लेटलेट्स होता है, याद रखिएगा, प्लेटलेट्स भी होता है। तो अब बात करते हैं कि ये वाला में RBC वाला में, याद रखिएगा। तो RBC का काम क्या है मुख्य रूप से, यानी कि लाल रक्त कण का, तो हमारा शरीर से क्या है कि ऑक्सीजन को शरीर को ले के जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आकर बाहर में छोड़ देना, ये RBC का काम होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और RBC को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, याद रखेगा कि एरिथ्रोसाइट। RBC को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि इसका मृत्यु कहाँ पे होता है, तो प्लीहा में होता है। और प्लीहा को ही क्या कहा जाता है कि यार मतलब वो रक्त का मतलब कब्रगाह कहा जाता है, वहाँ पर मृत्यु होती है। तो आज जबकि अगर बात करते हैं WBC का, तो WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, याद रखिएगा। WBC का मुख्य कार्य होता है कि क्या होता है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता यह बढ़ाता है, यानी कि शरीरों से रोकने का काम करता है। इसलिए इसको शरीर का क्या कहा जाता है, इसको पुलिस मैन भी कहा जाता है WBC का। इसका जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन ही होता है WBC का। और याद रखना है कि ये WBC में का जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट। हमने लाल रक्त को बोला था एरिथ्रोसाइट, जबकि WBC को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा होता है, याद रखिएगा, वो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, उसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को मतलब हम लोग मतलब इसको डॉट डॉट याद रखिए, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और यह प्लेटलेट्स जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो काफ़ी जल्दी मात्रा में क्या होता है, प्लेटलेट्स घट जाती है, तो व्यक्ति के क्या हो जाएगा,
जाएगा कि मृत्यु हो जाता है। जबकि प्लेटलेट्स अधिक बढ़ाने के लिए अगर देखा जाए तो बकरी के खून में ज़्यादातर मिलता है, इसलिए उस समय लगभग डेंगू वगैरह होते के समय क्या हो जाता है, मतलब ये खिला मतलब दूध पिलाया जाता है, जिसके कारण प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। तो याद रखना है, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। चलिए इसी तरह से फिर आगे का क्वेश्चन आएगा तो आपको हम डिस्कशन फिर आपको कराएंगे। और अगर आपको मेरा डिस्कशन वीडियो साइंस का अच्छा लगा तो मेरे मतलब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट ओपिनियन जो भी आप देना चाहते हैं मैसेज में आप ज़रूर दें, जिससे हम क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और उससे हमको भी आगे बढ़ेगा, मतलब मनोबल बढ़ेगा। तो हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे। चलते हैं, ओके, जय हिंद।